आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के ऊपर हम आज कैंसर के पेशेंट्स को लेकर स्पेशल कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज हमारे साथ लिवासा हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर होंगे, जिनमें डॉक्टर प्रियांशु मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। तो दूसरे डॉक्टर हमारे साथ होंगे योगेंद्र, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। और तीसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर श्रीनाथ, गैस्ट्रो सर्जन हैं हमारे साथ। तीनों डॉक्टर जो हैं बोले पीजीआई और एम्स से जिन्होंने स्टडी की है और बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और हर प्रकार की जो कैंसर है उसके बारे में बात करें। क्योंकि कैंसर की बात करते हैं हम तो पंजाब में लगाएं या देश में लगाएं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर परिवार में चिंता का विषय है। कैंसर है, किसको कैंसर ना हो जाए, क्या खाएं, क्या पिएं, कहाँ जाएं, अगर कैंसर हुआ हो तो कहाँ जाएं, किस डॉक्टर के पास दिखाएं, ये सभी बातें जो हैं हर एक परिवार की चिंता का विषय बनी हुई हैं। और बहुत से सवाल लोगों के हैं, वो सभी सवाल जो हैं आज हम इन तीनों डॉक्टर्स जो काफ़ी माहिर माने जाते हैं इनसे करेंगे। डॉक्टर गोविंदर, पहला सवाल मैं आपसे करूँगा, जीआई कैंसर को साइलेंट किलर कहा जाता है, ऐसा क्यों है? और वो कौन कौन से जोखिम हैं जिनका शिकार लोग बनते हैं? धन्यवाद। इस सवाल के जवाब में जो है वो मुख्यतः दो कारण आते हैं। एक कि जो जीआई कैंसर है वो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, वो जैसे कि भूख नहीं लगना, और उसके बाद अगर खाना खाया और जल्दी पेट भर जाता है, जिसको हम अर्ली सेटाइटी कहते हैं, वो होना, या एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, या कभी कभार स्टूल में ब्लड आना। तो ये सारी जो सिम्टम्स जब इंडिविजुअल को आती हैं अर्ली स्टेज में, तो वो इन्हें नॉर्मल एसिडिटी की प्रॉब्लम समझते हैं या नॉर्मल बीमारी समझ के या तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते या फिर वो घरेलू उपचार करते हैं, जिसके कारण जब बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है तब जाकर इसका डायग्नोसिस होता है। तो इसलिए इसको हम एक साइलेंट किलर कह सकते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि जीआई ट्रैक्ट हमारा काफ़ी एक्सपेंडेबल है। तो अगर जब तक ट्यूमर इतना बड़ा ना हो जाए कि वो कोई फिजिकल ब्लॉकेज करे, तब तक सिम्टम्स नहीं आते। और ये जब तब पता चलता है जब ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जब भी कभी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो स्क्रीनिंग करना काफ़ी ज़रूरी है जीआई कैंसर्स की। तो इसलिए इसको हम जनरली साइलेंट किलर कहते हैं। ट्यूमर्स की बात करते हैं, ट्यूमर कैसे रहते हैं? हाँ। जैसे हम बात करें कि वो पेट में रहेंगे या कहाँ रहेंगे वो ज़्यादा? ये आपके जो जीआई कैंसर है वो आपके मुंह से लेके जो है हमारा जो एनस तक ये पूरा जीआई ट्रैक्ट है। इस ट्रैक्ट में अलग अलग जगह पे अलग अलग कैंसर होते हैं। और जो कैंसर जो है, जो इसोफेजियल कैंसर जैसे हो सकता है, इसोफेगस में होता है, जो जिसको हम कह सकते हैं फूड पाइप, जो जनरल भाषा में कहा जाता है फूड पाइप का कैंसर, वो इसोफेगल का कैंसर हो सकता है। स्टमक, पेट, वहाँ का कैंसर हो सकता है। ड्यूडेनम का कैंसर हो सकता है। उसके बाद आपका जेजुनम का, इलियम का और बड़ी आंत, ये सभी जगह पे कैंसर के जो रिस्क हैं वो होते हैं। और जो ट्यूमर आप कह रहे हो, कभी कभी अल्सरेशन, जो अल्सर होती है उससे शुरुआत होती है, कभी कभी कोई मास फॉर्मिंग लीजन बन जाते हैं, या कभी आप देखोगे कि ब्लीडिंग के साथ जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है। तो डॉक्टर श्रीनाथ, आप सर्जन हैं, सर्जन के तौर पर आप ट्यूमर को असल में कैसे देखते हैं? वे कौन कौन से जो लक्षण हैं जिनका मरीज है उसको पता चले, तुरंत बिना देरी किए वो डॉक्टर की सलाह ले, और कहाँ उसको क्या करना चाहिए, ये बताइए। धन्यवाद। सत श्री अकाल। कि जैसे ही डॉक्टर योगेंद्र जी ने बताया कि एक साइलेंट किलर है हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है। जीआई ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि मुंह से लेके जहाँ से हमारा स्टूल पास होती है वहाँ तक की। तो ये पेशेंट यूजुअली क्या होता है कि बहुत कॉमनली सभी लोग आज के ज़माने में इतना बिजी शेड्यूल होती है, बहुत लोगों को गैस की दिक्कतें होती है, बहुत लोगों को खाना खाने से पेट भारीपन फील होती है, एंड कॉमनली हमारे देश में दवाइयाँ इजीली अवेलेबल है फार्मेसी में, तो बहुत लोग हम भी ले लेते हैं गैस की टैबलेट, खाली पेट वाली, एसिडिटी की गोली, इनो ले लेते हैं। तो बहुत बार ये सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं। तो इसी दौरान ऐसे ही 6 महीने साल निकल जाते हैं। तो बोलने का रीज़न मेनली ये है कि जो पेशेंट्स आते हैं जब ये कैंसर की बीमारी के साथ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग प्रेजेंट करते हैं कि खाने में दिक्कत है। खाना खाने पे जैसे सॉलिड फूड बोलते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये खाने में इनिशियली पहली बार इनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत स्टार्ट होती है। जैसे ही खा जाएंगे कि
10 मिनट में 15 मिनट में भारीपन हो गई, आधा रोटी खाने से भारीपन हो गई, ये एक पहला रेड फ्लैग साइन है, जैसे हम बोलते हैं अर्ली सिम्टम्स। तो ये चीज़ें है कि एक तो भारीपन पेट की खाना खाते ही, या आधा रोटी खाने से भारीपन हो रही है, या उल्टी आए जैसा फील हो रही है, या कंटिन्यूस उल्टी लग रही है, या कोई खून की लैट्रिन आ रही है, या काली कलर की लैट्रिन आ रही है, एंड कहीं पे छोटी सी गांठ अभी उभर गई है पर वो दर्द नहीं देती पर वो बढ़ती जा रही है। तो ये लक्षण है कि ये कैंसर हो सकती है। और कैंसर में भी बहुत तरीके हैं, जो नॉन कैंसरस भी होती है और कैंसरस भी होती है। तो ये लक्षण है सर। बिल्कुल डॉक्टर प्रियांशु, मैं अगली बात आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप भी कैंसर के माहिर ही हैं। एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होने के तौर पर आप हर स्टेज के मरीज को देखते हैं। हम जानते हैं कि इन कैंसर का जल्दी पता चलने से सर्वाइवल रेट में बहुत बड़ा फ़र्क आता है। स्क्रीनिंग के कौन से नए और अहम टूल्स और गाइडलाइंस हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए? जी, तो कैंसर अगर हम बात करें, आमतौर पर ज़्यादातर सॉलिड कैंसर जो हैं उनकी स्टेजिंग स्टेज 1 to 4 यानी 1, 2, 3, 4 स्टेजों में इसको विभाजित किया गया है। इसमें हम देखें, स्टेज 1 वो होता है जो बहुत ही अर्ली कैंसर होता है। अगर हम पेट के कैंसरों की बात करें तो सिर्फ उसके अंदर की सतह तक सीमित होता है। थोड़ा सा और बाहर की तरफ जाता है तो उसको स्टेज 2, और आसपास के ऑर्गन्स या लिम्फ नोड जो गांठें होती हैं वो बन जाएं लेकिन और कहीं दूर किसी ऑर्गन पे नहीं फैला तो उसको स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 4 जिसको आमतौर पर लोग आम भाषा में आखिरी स्टेज भी कहते हैं, उसमें ये कैंसर अपनी ओरिजिनल जगह से फैल कर कहीं और दूर किसी ऑर्गन में, जैसे फेफड़ों में, लिवर में, या हड्डियों में, या इवन ब्रेन में भी कहीं फैल चुका है, तो उसको हम स्टेज 4 कहते हैं। अब ये स्टेज समझाना हमारे लिए इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सर्वाइवल कि पेशेंट कितने % चांसेस हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, वो स्टेज 1 में तकरीबन 90 से 95% है। स्टेज 2 में वही कम होकर 70% हो जाता है, स्टेज 3 में तकरीबन 50% और स्टेज 4 में 20 से 25% रह जाता है। तो जब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग का मतलब है ऐसे पेशेंट में हम कैंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसको कोई सिम्टम या साइन या सिम्टम्स या कोई उसको तकलीफ नहीं है। तो लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि कैंसर जैसे ही उम्र बढ़ती है, कैंसर का रिस्क, हर कैंसर का, चाहे वो जीआई हो, ब्रेस्ट हो, या किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो, उसका रिस्क बढ़ता जाता है। तो सिमिलरली अगर जीआई कैंसर्स की बात करें, इसमें कोलन कैंसर यानी बड़े आंत की कैंसर की गाइडलाइंस हैं जो यूएस की प्रिवेंटिव टास्क फोर्स की गाइडलाइंस हैं, यूएस एफडीए की गाइडलाइंस हैं। उसमें यह है कि 40 या 45 साल के बाद आपको कोलोनोस्कोपी, एक लैट्रिन के रास्ते दूरबीन की जांच होती है, वो हर कुछ सालों में आपको करवानी होती है। अगर वो नॉर्मल आए तो आप उसको 5 साल बाद भी दोबारा करवा सकते हैं। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स जिनको फैमिली हिस्ट्री हो, जिनके परिवार में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी उनके मदर, फादर, सिस्टर या ग्रैंडफादर जो खून के रिश्ते हैं जिनसे डायरेक्टली, उनमें अगर किसी भी तरह का कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर, आंत का कैंसर, पैनक्रियास का, पित्त की थैली का या और कोई कैंसर है, तो डेफिनेटली उन्हें एक रिस्क रहता है। और उन केसेस में हम ये स्क्रीनिंग थोड़ी जल्दी भी कर सकते हैं, मतलब 30 साल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जैसे जिसे कहते हैं फैप। फैप क्या होता है कि आपकी बड़ी आंत में रसौली सी बन जाती है पूरी आंत में। वो रसौली खुद तो कैंसरस नहीं होती, लेकिन ओवर टाइम 40 साल तक की उम्र तक जाते जाते ऑलमोस्ट 100% रिस्क हो जाता है कि वो कैंसर में तब्दील होगी। अगर, और ये जो फैप कंडीशन है, ये फैमिलियल एक कंडीशन है, ये पुश्तों की पुश्तें आगे चलती जाती हैं, क्योंकि इसका जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है उसके कारण ये आगे बहुत फैमिलीज़ में आगे फैलती है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको जो स्क्रीनिंग है वो 20 साल या उससे भी कम उम्र से हम स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये सारी स्क्रीनिंग जो मोडालिटीज़ हैं ये सारी इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं, हर पेशेंट को स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, उनमें रिस्क फैक्टर्स होने चाहिए। आजकल बहुत से टेस्ट आ गए हैं जो US FDA अप्रूव्ड हैं, जिसमें एक स्टूल के टेस्ट हैं, आपके लैटिन की जांच में भी आपके कुछ कैंसर के सेल शेड होते हैं जिसे हम टेस्ट से पकड़ सकते हैं और बहुत ही अर्ली स्टेज में स्टेज 1 में भी पकड़ा जा सकता है। सिमिलरली US FDA ने एक ब्लड का टेस्ट भी अप्रूव किया है जो जिससे आपके ब्लड सैंपल में हम पता कर सकते हैं कि वो आपको कोलन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर किसी भी अर्ली स्टेज में है या नहीं है। तो ये रीसेंट एडवांसेस आए हैं जो कि हम स्क्रीनिंग के लिए गाइडलाइंस में यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये स्क्रीनिंग जो गाइडलाइंस हैं वो हाई रिस्क पेशेंट के लिए, जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको भी बताए हैं। ठीक है जी। तो अगला सवाल डॉक्टर योगेंद्र आपसे है, नॉन इंसेसिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बहुत से जो लोग हैं वो कैप्सूल एंडोस्कोपी को लेकर उत्साहित हैं, यानी वह कैमरा पिल जिसे निगला जाता है, क्या यह क्लोनोस्कोपी की पूरी तरह से जगह ले सकती है और इसके इस्तेमाल के लिए असल गाइडलाइंस क्या है? जी मैं कैप्सूल एंडोस्कोपी के बारे में बताने से पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने अभी डिस्कस की उसमें बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो होती है GI कैंसर में जो होती है मॉडिफाइबल, जो मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या प्रोसेस्ड मीट खाते हैं या रेड मीट खाते हैं, तो ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें जो कैंसर का रिस्क होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ये मॉडिफाइबल इसलिए कहा जाता है कि अगर हम इसका सेवन को कम करेंगे तो जो कैंसर का रिस्क है वो कम हो जाता है। लेकिन कुछ कारण जो होते हैं वो नॉन मॉडिफाइबल भी होते हैं, जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही लंबे समय से IBD की समस्या है, IBD मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें दो मुख्यतः डिजीज़ आते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़। तो जिस भी पेशेंट को अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़ है, लंबे समय से चल रहा है और वो अगर इलाज को अगर वो रिमिशन में नहीं गए हैं और बार बार सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि उनको कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे मरीज स्क्रीनिंग के लिए अर्ली जा सकते हैं। साथ में जो किसी भी अभी आप देखोगे कि H पायलोरी का हम जनरली इन्फेक्शन देखते हैं, काफ़ी इन्फेक्शन देखते हैं कि अगर किसी को पेट की समस्या है, बार बार गैस हो रहा है, दवाई जो ओवर द काउंटर ड्रग्स जो है जो पेंटाप्राजोल जो इजीली मिल जाती है दवाई दुकानों से, एक्चुअली हम उसका सेवन करते रहते हैं और गैस की समस्या थोड़े दिनों के लिए समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर बाद में वो उभर के आ जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को बार बार गैस, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें हो रही तो ऐसे में H पायलोरी इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, और जब H पायलोरी का चांस बढ़ जाता है तो गैस्ट्रिक कैंसर का भी चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ऐसे पेशेंट्स को गैस्ट्रिक कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत होती है। अब रहा सवाल कैप्सूल एंडोस्कोपी, ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है और ये टेक्निक जो है इसमें एक विटामिन की कैप्सूल की जैसी एक कैप्सूल होती है वो, और उसमें कैमरा लगा होता है, वो उसे निगलना होता है और वो निगलने के बाद वो हमारे जो इसोफेगस से लेके एनस तक का वो हाई रिजोल्यूशन पिक्चर क्लिक करती है और वो उस पिक्चर को हम एनालाइज करते हैं। ये जो प्रक्रिया जो कैप्सूल एंडोस्कोपी की है ये 12 से 14 घंटे चलती है और वो अलग अलग सिचुएशन में वो फ़ोटो क्लिक करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक बताना चाहूँगा कि कैप्सूल एंडोस्कोपी जब भी हम करते हैं उसके लिए पहले हम प्रिपरेशन करते हैं। पेशेंट का जो बॉवेल होता है वो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉवेल साफ़ नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में कैप्सूल जो है वो जो पिक्चर क्लिक करेगी तो वो उसमें जो स्टूल है वो ज़्यादा आएगी और हम जो डिजीज़ देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाएंगे। तो हमेशा यही है कि कैप्सूल एंडोस्कोपी करने के पहले बॉवेल का प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। अब रहा सवाल कि हम ये जनरली जो कैप्सूल एंडोस्कोपी कब करते हैं, ये करने का जो ये काफ़ी फैसिनेटिंग है कि एक कैप्सूल खाया और सारा डायग्नोज हो गया, बट इसको करने का हम जो इंडिकेशन रखते हैं वो स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसके ब्लीडिंग में, उसके कोई लीजन्स में, उसमें हम अधिकतर करते हैं। क्योंकि आप देखो कि इंडोस्कोपी से हम D2 तक जो हम ड्यूडेनम जो छोटी आंत है उसके D2 D3 तक देख सकते हैं। कोलोन से हम जो टर्मिनल इलियम कहते हैं जो बड़ी आंत है उसको हम कोलोनोस्कोपी से देख सकते हैं।
जो बीच का पार्ट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हम नहीं देख सकते हैं, मुख्यतः उसको देखने के लिए हम कैप्सूल इंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। और कैप्सूल इंडोस्कोपी से एक चीज़ है कि आप पॉलिप है, कोई ग्रोथ है, या कोई कैंसरस लीजन है, या अल्सरेशन है, इस चीज़ों को आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। बट अगर कहा जाए कि वहाँ से अगर टिश्यू लेना है तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ये डायग्नोस्टिक तो है बट थेरेप्यूटिक इसका एडवांटेज नहीं है। इसलिए ये कोलोनोस्कोपी को तो पूर्ण तरह रिप्लेस नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है कि ये हमें जो छोटी आंत की बीमारी है उसको देखने में मदद करता है। छोटे आंत की, चाहे वो कैंसर का लीजन हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो, और जनरली हम ऑब्स्क्योर जीआई ब्लीडिंग जो कहते हैं उसके एडवांस उसको देखने के लिए भी हम ये कैप्सूल इंडोस्कोपी करते हैं। डॉक्टर श्रीनाथ, अगला सवाल मेरा आपसे है, अगर किसी मरीज में ट्यूमर का पता चलता है तो सर्जरी अक्सर इलाज का मुख्य तरीका होती है। सर्जिकल टेक्नोलॉजी में जीआई ऑन्कोलॉजी को कैसे आप अच्छा और ज़्यादा असरदार मानते हैं? जैसे कि डॉक्टर प्रियांशु जी ने बताया कि जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है कैंसर में, जैसे ब्रेस्ट के, आंतों की कैंसर है, गाल ब्लैडर की कैंसर है, पित्ते की थैली का कैंसर है, एंड पैनक्रियास की कैंसर है। तो आज के ज़माने में मिस सर्जिकली इतना एडवांसमेंट आ चुकी है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा रोबोटिक सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, चलो ओपन सर्जरी तो है ही है। आज रोबोटिक मीन्स कॉम्प्लेक्स सर्जरी को भी इतना आसानी से की होल्स, छोटे छोटे होल्स के थ्रू, जहाँ पे हम इजीली पहुँच नहीं सकते, जहाँ पे मेन नसें होते हैं, नाड़ियाँ होती है, जो इंजरी हो सकती है, वो चीज़ें भी बच जाते हैं। एंड ऐसे केसेस में जैसे पैनक्रियास की कैंसर है, बड़ी आंत की कैंसर है, छोटी आंत की कैंसर है, पित्ते की कैंसर तो स्टेज 1 में तो सिर्फ सिंपल गाल ब्लैडर निकालने से, पित्ता निकालने से भी, बिना कीमो से भी बंदा आराम से, या पेशेंट मरीज़ आराम से अपना ज़िंदगी निकाल सकता है। ऐसे ही बड़ी आंत की कैंसर है जहाँ पे छोटी सी की होल सर्जरी बोलते हैं हम लोग, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, जो रोबोटिक के वजह से एडवांसमेंट इतना आगे बढ़ चुकी है कि पेशेंट की जो हॉस्पिटल की स्टे है वो बहुत कम हो जाता है, ब्लीडिंग लॉस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रोबोटिक से एक तो सर्जन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि जैसे कि हाथ नहीं कांपते हैं, प्रिसीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाती है ऑपरेशन रोबोटिक से, एंड हमें एक 3D इमेज व्यू मिलती है जो थोड़ा लैप्रोस्कोपी में इतना नहीं मिल सकती है। जैसे पेल्विक सर्जरी होती है नीचे पेशाब की थैली के आसपास, जैसे बड़ी आंत की सर्जरी है, जो लैट्रिन वाली जगह पे जो रसोली बनती है वहाँ पे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट भी पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ पे रोबोटिक के इंस्ट्रूमेंट बहुत ईजीली पहुँच जाती हैं। तो एडवांसमेंट इंडिया में अभी बहुत आगे आ चुकी है कि, और हमारे हॉस्पिटल में भी ये सब कुछ होने लग गए हैं। तो आज के ज़माने में सर्जिकली ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि आपको 10 दिन, 15 दिन या महीना रहना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद। तो अत्याधुनिक मिस एडवांसमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो डॉक्टर प्रियांशु, अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आपकी भी जो कहें कि अहम रोल है इस पूरे ऑन्कोलॉजी में, तो जब सर्जरी के समय मेडिकल ऑन्कोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो स्मार्ट दवाएं एडवांस स्टेज वाले मरीजों के इलाज के नतीजों को कैसे बदल सकती हैं? जी, तो अगर हम बात करें कीमोथेरेपी, ये 2 तरह की होती है। एक होती है न्यू एडजुवेंट, मतलब सर्जरी से पहले जी। दूसरी होती है एडजुवेंट, यानी सर्जरी के बाद। तो सबसे पहले जब भी पेशेंट कोई कैंसर, जीआई कैंसर का आता है, तो हमारा ट्यूमर बोर्ड बैठता है, उसमें हम सब डॉक्टर्स जो हैं, सर्जिकल, मेडिकल, रेडिएशन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ये सब बैठ के एक प्लान तैयार करते हैं। उसमें बेस्ड ऑन द स्टेज, उसकी स्टेज क्या है, क्या उसकी अप फ्रंट यानी सीधा पहले सर्जरी हो सकती है, नहीं। अगर सर्जरी नहीं हो पाती तो फिर हमें उसको पहले कीमो या कीमो के साथ रेडिएशन या टारगेटेड थेरेपी देनी पड़ सकती है। तो उसे कहते हैं हम नियो एडजुवेंट थेरेपी। उसका जो मेन काम है वो ये है कि ट्यूमर के साइज़ को कम करना, और ताकि जो हमारी सर्जरी है वो इजीली हो सके और वो सर्जिकल स्पेसिमेन जो ट्यूमर है वो पूरी तरह से निकल पाए। काफ़ी बार जो हमारी आंत के आसपास या पैनक्रियास के आसपास जो ट्यूमर होते हैं वो मेजर ब्लड वेसल्स, खून की नसों के आसपास होते हैं।
तो बिना उनको डिस्टर्ब किए या बिना उनको काटे ट्यूमर को पूरी तरह से निकालना संभव नहीं होता। तो हम वो उसको संभव करने के लिए हम कीमो या कीमो के साथ टारगेटेड थेरेपी वो पहले देते हैं, 3 से तकरीबन 3 या 4 साइकिल देते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा हम इमेजिंग, यूजुअली पेट स्कैन होता है, पेट स्कैन करके देखते हैं या एमआरआई करके देखते हैं कि उसका साइज़ कितना कम हुआ है, और फिर दोबारा हम हमारे एक्सपर्ट सर्जन से डिस्कस करते हैं कि क्या अब सर्जरी की जा सकती है या नहीं। बहुत से कैंसर्स में जैसे रेक्टम है, उसमें अब गाइडलाइंस आ रही हैं कि आप जितनी कीमो देना चाहते हैं उसको आप सर्जरी से पहले ही प्रेफर कर रहे हैं। आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है रेक्टम में, उसको कहते हैं टोटल न्यू एडजुवेंट थेरेपी, TNT। तो गाइडलाइंस ये कहते हैं कि आपको जितना रिस्पांस लेके आना है वो सारा आप पहले लेके आओ, ताकि सर्जरी हमारी मिनिमल इन्वेजिव हो या बहुत बड़ी सर्जरी ना हो। क्योंकि बहुत से कैंसर्स होते हैं जो कि रेक्टम के कैंसर्स होते हैं जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस करते हैं कीमो को भी और रेडिएशन को भी। तो हम उन कैंसर्स में पहले कीमो और रेडिएशन देते हैं, जिसका तकरीबन 6 महीने का कोर्स होता है, और उसके बाद सर्जरी करते हैं। उसमें ये भी देखा गया है कि इससे रिजल्ट्स और जो सर्वाइवल है वो पहले से और बेटर हो गया। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है, तो उस पर आप छोटा छोटा मतलब कि एक लाइन का आप मेरे को एक मैसेज अपने हमारे दर्शकों को भी, अपने पेशेंट्स को भी दें प्लीज़। डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं जी। सो आज वर्ल्ड डॉक्टर डे है, तो इस पावन मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा अपने पेशेंट्स से कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जो प्रोसेस्ड फूड है उसको अवॉइड करें, अपने डाइट में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि एक्सरसाइज, एक माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सब को इंक्लूड करें ताकि आप हेल्दी लाइफ व्यतीत कर सकें। जी सर, आपके तो मैं इस उपलक्ष्य में यही बोलना चाहूँगा कि कैंसर एक नाम है, सिर्फ एक बीमारी का नाम, ये एक डेथ सेंटेंस नहीं है। बहुत सी धारणाएं यही कहती हैं हमारे समाज में कि अगर कैंसर हो गया जी ये लाइलाज बीमारी है। कुछ और धारणाएं भी हैं, जैसे कहते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। हाँ। तो ये सब जो धारणाएं हैं, ये साइंस के द्वारा इसको गलत साबित किया गया है। कैंसर का इलाज हर स्टेज में संभव है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जितनी जल्दी हम उसको डायग्नोज करेंगे उतना अच्छा इलाज होगा, उतना हमारा सर्वाइवल के चांसेस और ज़्यादा होंगे। तो मेरा यही एक मैसेज है कि कोई भी सिम्टम्स जैसे कि मुंह से या लैट्रिन के रास्ते खून आना, खून की उल्टी आना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी आपके बिना कोशिश किए भी वज़न आपका 10% से ज़्यादा कम हो रहा है, कोई फीवर है जो 1 महीने से ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड फीवर हो रहा है, आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है जिसका कोई कॉज नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। ये कैंसर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम कैंसर के द्वारा ही होगा, लेकिन उसको आपको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करना होगा। आपको नियरेस्ट अपने डॉक्टर, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या गैस्ट्रो सर्जन से आप मिलिए, कुछ जांचें जो वो बताएंगे वो आप कीजिए, और अगर कैंसर निकलता भी है तो बायोप्सी करवाने से मत घबराइए, जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवाइए। अर्ली स्टेजेस में इसका इलाज और सर्वाइवल जो है वो बहुत अच्छा है, 90% से भी ज़्यादा काफ़ी कैंसर्स में हमारा सर्वाइवल है। हमें इस बीमारी से घबराना नहीं है, हमें इससे मुंह छुपाकर भागना नहीं है, हमें इससे लड़ना है और जीतना है। जैसे कि आज डॉक्टर्स डे है, मेरे तरफ से सभी देशवासी को यही रिक्वेस्ट है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवानी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, वो भी अच्छी वाली हेल्थ इंश्योरेंस। और आप जिनसे भी करवाना चाहते हो एटलीस्ट आप उस हेल्थ इंश्योरेंस से, एजेंट से, सभी से, ऑनलाइन से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि बहुत बार रिजेक्शन हो जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। मेरे तरफ से जो आदमी हर जगह से हेल्थ इंश्योरेंस हमारे देश में हो जाएगी तो खर्चा भी कम होगा। एंड ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग करनी है, हर साल स्क्रीनिंग करनी है, जिनका फैमिली हिस्ट्री है, जिनको कैंसर है, डिटेक्ट हुआ है, ऑपरेशन के बाद भी स्क्रीनिंग होती है, तो उनमें हेल्थ इंश्योरेंस जिन्होंने लेते हैं तो हर हेल्थ इंश्योरेंस में हर साल का पैकेज आती है स्क्रीनिंग का। तो मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है सभी को कि हेल्थ इंश्योरेंस जो अच्छी है कम से कम में हो, एटलीस्ट 5 लाख 10 लाख कवर कर ले,
वो वाली हेल्थ इंश्योरेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट भी है एंड धन्यवाद। आज हमें बात करने के लिए बुलाया आप लोगों ने, तो मेनली हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर प्रियांशु, डॉक्टर योगेंद्र और डॉक्टर श्रीनाथ, आप जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का स्टूडियो है, आपका धन्यवाद, और डॉक्टर डे की आपको बहुत बहुत बधाई।